हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरुमा। और इस अमेजिंग पॉडकास्ट सीरीज में आइए आज हम डिस्कस करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। हमारा उद्देश्य, हमारा एम है कि क्विकेस्ट वे में, फास्टेस्ट वे में हम सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी जहां से क्वेश्चंस बनने वाले हैं नीट में उसे कवर अप कर ले। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के फर्स्ट पार्ट में हम बॉडी फ्लूइड्स को पढ़ेंगे, यानी हम ब्लड और लिम्फ की बात करेंगे, और फिर हम सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पर आएंगे। बट इसके अलावा हमें यहाँ पर ब्लड ग्रुप्स और ब्लड क्लॉटिंग या कोएगुलेशन को भी कवर करना है। स्टूडेंट्स, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स हैं, जैसे हमारे बॉडी में ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड और लिम्फ रिस्पॉन्सिबल होंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के लिए। तो आइए सबसे पहले हम ब्लड की बात करते हैं। ब्लड जो होता है ये एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ये एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें प्रोटीन के फाइबर्स नहीं होते। याद आया आपको? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में ये बात पढ़ते हैं। अब ब्लड के अंदर एक मैट्रिक्स यानी लिक्विड पार्ट है विच इज कॉल्ड प्लाज्मा, जो 55% है, और 45% सेल्स यानी फॉर्म्ड एलिमेंट्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होंगे। पहले हम प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर्ड है, विस्कस, थोड़ा गाढ़ा है, 90 से 92% वाटर है, 6 to 8% प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स में एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन 4 मेन है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग, खून का थक्का जमाने में हेल्प करेंगे। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक यानी वाटर का बैलेंस कंट्रोल करेगा, और ग्लोब्यूलिन में से स्पेशली गामा ग्लोब्यूलिन जिन्हें एंटीबॉडीज कहते हैं वो डिफेंस ऑफ द बॉडी, इम्यूनिटी में रोल प्ले करेंगे। इसके अलावा 90 से 92% पानी, 6 to 8% हो गए प्रोटीन्स यानी ऑर्गेनिक पार्ट। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट में, ध्यान रखो, स्मॉल अमाउंट में होंगे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, इवन ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स, ये सब भी प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे। प्लाज्मा में से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दें तो उसे सीरम कहते हैं। सीरम डू नॉट क्लॉट, क्योंकि उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते। ये इंपॉर्टेंट PYQ है। यानी प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स भी मिलेंगे जो इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, और जब हमें कट लगेगा, ब्लीडिंग होगी, तब वो एक्टिवेट होंगे। कैसे? अभी हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं। ये हो गई प्लाज्मा की बात। अब हम आ जाते हैं 45% फॉर्म्ड एलिमेंट यानी सेल्स पर। सबसे पहले आरबीसी, रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट। ये 5 से 5.5 मिलियन यानी 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm यानी 100 ml ब्लड में पाए जाते हैं। जबकि WBC 6000 से 8000 पर क्यूबिक mm होंगे, और प्लेटलेट्स 1.5 लाख, 1.5 लाख से 3.5 लाख पर क्यूबिक mm होंगे। यानी सबसे ज्यादा मिलियन, 5 मिलियन मतलब 50 लाख, तो 50 से 55 लाख पर क्यूबिक mm हमें मिलने वाले हैं आरबीसी। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट क्यों कहते हैं? एरिथ्रो क्योंकि ये रेड कलर के हैं। रेड कलर के क्यों है? क्योंकि इनमें रेड कलर का आयरन कंटेनिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, क्वाटरनरी प्रोटीन, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन का मेन रोल है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस O2, CO2 में, जैसा हम ब्रीदिंग चैप्टर में देख भी चुके हैं। अब आरबीसी और सभी ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं अडल्ट्स के अंदर बोन मैरो में, वो भी रेड बोन मैरो में। आरबीसी की जिंदगी 120 डेज की होती है, जिसके बाद आरबीसी अपने कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड यानी स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो हमने आरबीसी के नंबर की बात की, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की बात की, और आरबीसी के लाइफ स्पैन की बात की, और कहां बनता है उसकी बात की। आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड है। अडल्ट मैमेलियन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, सारी स्पेस खाली है टू अकोमोडेट मोर एंड मोर हीमोग्लोबिन। एक अडल्ट के 100 ml ब्लड में 12 से 16, 12 to 16 ग्राम्स हीमोग्लोबिन होता है। नाउ ये भी PYQ है कि क्यों सारे ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस हटा दिया गया आरबीसी से, सो दैट ऑल द स्पेस इज अवेलेबल, सारी स्पेस मौजूद है हीमोग्लोबिन के भरने के लिए, और हीमोग्लोबिन गैसेस का ट्रांसपोर्ट करेगा। अब स्टूडेंट्स, आरबीसी में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ ली हैं, उसका शेप भी इंपॉर्टेंट है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आरबीसी कैरम बोर्ड की गोटी की तरह दिखता है, यानी राउंड या सर्कुलर एंड बाइकॉनकेव। अब आ जाते हैं WBC यानी ल्यूकोसाइट्स पर। ल्यूकोसाइट 6000 to 8000 पर क्यूबिक mm ब्लड मिलते हैं, और ल्यूकोसाइट व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, इनमें कोई पिगमेंट नहीं मिलेगा। ल्यूकोसाइट मेन सोल्जर्स ऑफ द बॉडी हैं। ल्यूकोसाइट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं,
ग्रैन्युलोसाइट एंड ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट 70% है, ए ग्रैन्युलोसाइट 30% है। ग्रैन्युलोसाइट में फिर 3 कैटेगरी हैं, न्यूट्रोफिल जो मैक्सिमम है 60 से 65%, बेसोफिल जो मिनिमम है 0.1 से 1%, और एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल 2 to 3%। हम कैसे याद रखेंगे? न्यूट्रल व्यक्ति सबसे ज्यादा चलते हैं तो न्यूट्रोफिल मैक्सिमम है, और बेस किसी भी चीज का बेस सबसे नीचे मिनिमम होता है तो मिनिमम, और मिनिमम कितना होगा? आधा से 1%। नाउ न्यूट्रोफिल्स फैगोसिटिक हैं, सेल्स जर्म्स की ईटिंग कर लेते हैं। नाउ बेसोफिल 3 केमिकल प्रोड्यूस करेंगे, हिपैरिन एंटीकोएगुलेंट ऑफ ब्लड, हिस्टामिन वैसोडाइलेटर एंड सेरोटोनिन वैसोकंस्ट्रिक्टर। यानी इनका रोल होता है माय डियर स्टूडेंट्स इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में। इओसिनोफिल कैसे याद रखोगे? ई और एलर्जी, ई, तो इओसिनोफिल का रोल एलर्जी में, जब भी किसी इंसान को एलर्जी होगी इओसिनोफिल काउंट बढ़ जाता है। इवन हेलमिंथिक इन्फेक्शन, प्लैटीहेलमिंथस, निमेटहेलमिंथस का इन्फेक्शन होने पे भी ये बढ़ जाते हैं। ये सभी ग्रैन्युलर हो गए। अब हम आ जाते हैं नॉन ग्रैन्युलर या ए ग्रैन्युलोसाइट्स पर। इसमें मोनोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स करीब 6 to 8%। मोनोसाइट्स भी न्यूट्रोफिल की तरह के फैगोसिटिक है पर बड़े सेल्स होते हैं। इनफैक्ट लार्जेस्ट ब्लड सेल मोनोसाइट ही होता है। अब हम आ जाते हैं लिम्फोसाइट्स पर। लिम्फोसाइट्स 20 से 25% है, आपको मालूम है। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, डिफेंस ऑफ द बॉडी, सेल मीडिएटेड, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में इनका रोल होगा, हम ऑलरेडी जानते हैं। सो ये सारे टाइप ऑफ WBCs हो गए। इन सबके न्यूक्लियस का शेप भी अलग अलग होता है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इनमें से न्यूट्रोफिल्स को पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ल्यूकोसाइट क्योंकि WBC है, ल्यूको मतलब वाइट या कलरलेस, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर क्योंकि इसका न्यूक्लियस बहुत सारे मॉर्फोलॉजी शेप्स में मिलता है, सो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। तो ध्यान रखना, बेसोफिल से हिपैरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन फेवरेट क्वेश्चन है नीट का। एलर्जी में इओसिनोफिल बढ़ेंगे, और लिम्फोसाइट्स डिफेंस में रोल प्ले करेंगे, और मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल फैगोसिटिक हैं। WBC का लाइफ स्पैन RBC की तुलना में काफी शॉर्ट होता है। ये सब भी बोन मैरो में बनेंगे। अब हम आ जाते हैं प्लैटेलेट्स पे। प्लैटेलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। प्लैटेलेट्स भी बोन मैरो में बनेंगे पर स्पेशल सेल्स हैं मेगा कैरियोसाइट, उसके टुकड़े हैं ये, सेल फ्रैगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट। प्लैटेलेट्स का रोल ब्लड क्लॉटिंग या कोएगुलेशन में होगा, यानी जब प्लैटेलेट का काउंट डिक्रीज होगा तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी, खून का थक्का नहीं जमेगा, लगातार कंटिन्यूअस ब्लीडिंग हो सकती है, हैमरेज हो सकता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, जब भी कहीं इंजरी होगी वहां के प्लैटेलेट टूटेंगे तो वहां पे प्लैटेलेट एक केमिकल निकालता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, एंड दैट इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन यानी खून का थक्का जमना। अब प्लैटेलेट्स 1.5 लाख से 3.5 लाख पर क्यूबिक mm है, वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सो दीज आर द ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल की डिटेल्स। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और अब हम आ जाते हैं लिम्फ पर। लिम्फ की अगर हम बात करें, लिम्फ क्या है? देखो, जब ब्लड कैपिलरी में फ्लो कर रहा है और कैपिलरी से उसे टिश्यू में आना है, तो टिश्यू में सेल्स के बीच बीच में जो इंटरसेल्युलर स्पेस है वहां पर ये ब्लड फिल्टर होगा कैपिलरी वाला। तो RBC प्लैटेलेट फिल्टर नहीं होंगे, कुछ WBC फिल्टर होंगे, प्लाज्मा फिल्टर होगा, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स भी फिल्टर होंगे। यानी ये जो भी सेल के बीच बीच में फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। इसमें RBC नहीं है तो ये कलरलेस है, इसमें प्लैटेलेट्स नहीं है, इसमें प्लाज्मा है, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, और कुछ लिम्फोसाइट्स, स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स भी हैं। यहीं से वेसल्स बनेंगी, स्पेशलाइज्ड इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल, जो इस टिश्यू फ्लूइड को निकाल के लेके जाएंगी, वापस वीनस ब्लड में डलवाएंगी। इन्हें लिम्फैटिक वेसल्स कहते हैं और इनके अंदर भरने पर इसे लिम्फ कहते हैं। लिम्फ वेसल आप जानते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि जो विलई हैं, विलई में लैक्टियल्स हैं जो फैट का एब्जॉर्प्शन कराते हैं इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स। याद आया माय डियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड, ग्रेट। So this is about lymph। तो यहां हमने ब्लड और लिम्फ दोनों बॉडी फ्लूइड्स को पढ़ लिया। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स की। पहले ब्लड ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं, आप सब जानते हैं हमारी पॉपुलेशन में A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप। इसका क्या मतलब है, क्या आधार है? हम सबके RBC की जो मेम्ब्रेन है वो किसी भी नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह है। उसमें प्रोटीन्स होते हैं, आपको पता है, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, उसके साथ शुगर जुड़ी होती है यानी ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। तो कुछ स्पेशलाइज्ड एंटीजेंस ग्लाइकोप्रोटीन्स 2 तरह के हैं, A एंड B। अगर
ए वाला एंटीजन प्रेजेंट है तो ए ब्लड ग्रुप, बी वाला है तो बी ब्लड ग्रुप, दोनों है तो ए बी ब्लड ग्रुप, और एक भी नहीं है तो अंडा जीरो यानी ओ ब्लड ग्रुप। यानी आधार है प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन आरबीसी सरफेस या आरबीसी मेम्ब्रेन। नाउ 4 टाइप्स के हो गए इस आधार पे। अब एक बात ध्यान रखो, अगर ए ब्लड ग्रुप है यानी आरबीसी की मेम्ब्रेन पर ए एंटीजन है तो उसके प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी नहीं होगी, तो आपस में झगड़ा कर लेंगे, उसमें एंटी बी मिलेगी। इसी तरह बी ब्लड ग्रुप में कौन सी मिलेगी प्लाज्मा में, एंटी ए एंटीबॉडी। अच्छा जल्दी से बताओ, अगर ए बी ब्लड ग्रुप है, आरबीसी पे दोनों एंटीजन है, तो प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं मिलेगी। और ओ ब्लड ग्रुप में बताओ, ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी एंटी ए एंड एंटी बी मिलेगी हमें प्लाज्मा के अंदर। इतना क्लियर हो गया। अब ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी ये रिएक्ट कर सकती है, उसके कारण आरबीसी की क्लंपिंग होगी, टूटने लगेंगे, डैमेज होगा। आरबीसी टूटेगा तो हीमोग्लोबिन टूटेगा, एनीमिया हो सकता है। आरबीसी टूटेगा, हीमोग्लोबिन टूटेगा तो बिलिरुबिन निकलेगा, पीलिया जॉन्डिस हो सकता है। एनीमिया, जॉन्डिस, सीवियर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, खून चढ़ाना है, तो बहुत जरूरी है ब्लड ग्रुप की मैचिंग करना। कैसे मैचिंग करेंगे समझो। सेम ब्लड ग्रुप वाला सेम ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है, ए वाला ए को, बी वाला बी को, ए बी वाला ए बी को और ओ वाला ओ को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ए बी वाला सबसे खून ले सकता है, क्यों? क्योंकि जो रिसिपिएंट होता है ना स्टूडेंट, जो खून ले रहा है, उसकी एंटीबॉडी झगड़ा करती है और जो डोनेट करता है उसका एंटीजन झगड़ा करता है। तो यहां तो इस पर दोनों एंटीजन पर एंटीबॉडी तो कोई है ही नहीं, कोई झगड़ा करेगा ही नहीं, तो कोई भी खून आने दो। इसीलिए ए बी को कहते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट बिकॉज इट हैज नो एंटीबॉडी इन इट्स प्लाज्मा। इसी तरह डोनर कौन होगा? जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है झगड़ा करने के लिए, यानी ओ इज द यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि उसके पास नो एंटीजन ऑन द आरबीसी सरफेस है। अब इसी ब्लड ग्रुप में एक और ब्लड ग्रुप होता है आरएच ब्लड ग्रुप टाइप। आरएच क्योंकि सेम ऐसा आरएच एंटीजन अगेन आरबीसी की सरफेस पर मेम्ब्रेन पे शुगर है, ग्लाइकोप्रोटीन है, जो रीसस बंदर में भी पाया जाता है, वहीं से रीसस आरएच एंटीजन इसे नाम दिया गया। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो ए एंटीजन तो है ही, पर अगर आरएच एंटीजन भी है तो ए पॉजिटिव, बी है आरएच है बी पॉजिटिव, ए है बी है आरएच है ए बी पॉजिटिव, एक भी नहीं है ना ए ना बी पर आरएच है तो ओ पॉजिटिव। और ऐसे ही ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव, अगर आरएच वाला नहीं है तो नेगेटिव लगा देते हैं। ज्यादातर तो हमसे पॉजिटिव होते हैं, सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप तो होता ही है क्या, बी पॉजिटिव। ये मैं आपको भी बोल रही हूँ, बी पॉजिटिव, अच्छे से पढ़ते जाना है। चलिए अब आरएच ब्लड ग्रुप की भी चेकिंग करनी पड़ती है, मैचिंग करनी पड़ती है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। अगर आरएच पॉजिटिव ब्लड है और मैं उसे आरएच नेगेटिव खून चढ़ाऊं तो क्या उसके पास कोई नया एंटीजन आ रहा है? नहीं, आरएच नेगेटिव के पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव खून चढ़ाओ, नेगेटिव खून चढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेगेटिव वाले को अगर मैंने नेगेटिव खून चढ़ाया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नया एंटीजन नहीं आ रहा। पर अगर आरएच नेगेटिव को आरएच पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया, एक नया एंटीजन उसके अंदर आया, इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ आरएच एंटीबॉडीज बनाएगा, आरबीसी की क्लंपिंग होगी, एनीमिया, जॉन्डिस, खतरनाक बीमारी हो सकती है। यानी नेगेटिव वाले को पॉजिटिव ब्लड चढ़ाना बहुत खतरनाक है। इसका एक स्पेशल इनकॉम्पैटिबिलिटी यानी बीमारी है, आइए समझते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस को। स्टूडेंट अगर वाइफ नेगेटिव है और फीटस यानी मदर नेगेटिव है और फीटस पॉजिटिव हो गया, ध्यान से सुनना, नॉर्मली प्रेगनेंसी में मदर और फीटस के ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती, यानी फीटस के आरएच एंटीजन मदर के ब्लड में नहीं जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब डिलीवरी हो रही होगी तो प्लेसेंटा टूटेगा, जब प्लेसेंटा डिटैच होगा तो कुछ ब्लड वेसल्स टूटने के कारण इनके ब्लड की मिक्सिंग होगी। हालांकि बच्चा तो हमने डिलीवर करके बच्चों के डॉक्टर पीडियाट्रिशियन को दे दिया, पर फीटस का, बच्चे का आरएच पॉजिटिव ब्लड मदर की बॉडी में चला गया, रह गया, मदर के ब्लड से मिक्स हो गया। मदर तो आरएच नेगेटिव है, तो मदर के इम्यून सिस्टम ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना ली। पहला बेबी सेफ है, चाहे नेगेटिव था चाहे पॉजिटिव था। अब जब सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी होगी, कभी भी अगली बार प्रेगनेंसी हुई, तो हर बार खतरा है कि अगर आरएच पॉजिटिव फीटस हुआ, मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, अगर प्रेगनेंसी में वो मिक्स हुआ, वो एंटीबॉडी क्रॉस करा,
पहुंचे फीटस के ब्लड में, तो फीटस का एंटीजन, मदर की एंटीबॉडी RH, इनमें झगड़ा हुआ तो फीटस के आरबीसी टूटेंगे, फीटस को एनीमिया होगा, फीटस को जॉन्डिस होगा, इसीलिए फीटालिस, और फीटस के आरबीसी ब्लास्ट होंगे, इसीलिए एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। यानी मैंने क्या कहा, अगर मदर नेगेटिव है और फीटस पॉजिटिव है तो ही ये बीमारी होती है, पहली चीज। दूसरा, अगर मदर नेगेटिव है और पहला फीटस पॉजिटिव है, उसे कभी खतरा नहीं है, वो सेफ है, पर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में खतरा है। तो क्या इसका कोई बचाव है? बिल्कुल बचाव है। इसका बचाव ये स्टूडेंट कि इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी मदर को एंटी RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगा दो। एनसीईआरटी इमीडिएटली लिखती है, एक्चुअली हम लोग उसे, आपको पता है मैं एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूं, हम लोग उसे 72 घंटे 72 आवर्स के अंदर अंदर देते हैं। IM बटक्स में इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, रोगैम नाम से आता है। इससे हमने क्या किया, ध्यान से समझो, अभी अभी फीटस का एंटीजन मदर के ब्लड में गया है, जिससे पहले इम्यून सिस्टम उसे समझे, पहचाने, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाए, मैंने रेडीमेड एंटीबॉडी दे दी ताकि मैं उस एंटीजन को ही खत्म कर दूं, मार दूं। तो अब मदर के ब्लड में कोई एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं। सो दिस इज अबाउट एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। आ रहे मजे आ रहे? चलिए अब थोड़ी सी बात ब्लड कोएगुलेशन की कर लेते हैं। ब्लड कोएगुलेशन का मतलब है जब भी हमें कट लगता है, लगातार ब्लीडिंग नहीं होती, कुछ देर बाद रेडिश ब्राउनिश डार्क रेड ब्राउनिश स्कम, यानी पपड़ी जैसी जम के और खून बहना रुक जाता है, इसे ब्लड क्लॉटिंग या कोएगुलेशन बोलते हैं। फुल कंसंट्रेशन ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है, जब भी कहीं पे चोट लगेगी वहां के टिश्यू भी डैमेज होगा और वहां के ब्लड के सेल्स डैमेज होंगे, यानी प्लेटेलेट भी डैमेज होगा। तो प्लेटेलेट से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलेगा, टिश्यू से भी एक क्लॉटिंग फैक्टर निकलेगा, और ये दोनों मिलकर एक एंजाइम को एक्टिवेट कर देंगे, थ्रोम्बोकाइनेज। फर्स्ट स्टेप, थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन, जो प्लाज्मा प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में, उसे थ्रोम्बिन में एक्टिव कर देगा, और ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन, जो प्लाज्मा प्रोटीन है सॉल्यूबल घुला हुआ, उसे एक्टिवेट करके फाइब्रिन के थ्रेड्स, धागों का जाल बना देगा, और इस जाल में बहता हुआ खून अटकेगा, रुकेगा और खून का थक्का जम जाएगा। इसमें कैल्शियम आयंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक फैक्टर दूसरे को, दूसरा फैक्टर तीसरे को एक्टिवेट कर रहे हैं झरने की तरह, इसे कैस्केड रिएक्शन कहते हैं। सो दिस इज द क्विकेस्ट रिवीजन ऑफ ब्लड कोएगुलेशन। इसमें से क्लॉटिंग फैक्टर्स अगर हटा दोगे प्लाज्मा में से तो सीरम बन जाता है, तो सीरम डू नॉट क्लॉट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात और, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स के फॉर्मेशन में विटामिन के का रोल होता है, इसीलिए विटामिन के की डेफिशिएंसी अगर होगी तो भी ये क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बन पाएंगे, लगातार ब्लीडिंग यानी हैमरेज होती है। पता है, इसीलिए जैसे ही बच्चा पैदा होता है सबसे पहले उसे विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं, कि अगर कहीं उसमें विटामिन के की कमी हुई और हमने उस बेबी को कोई ब्लड निकालने के लिए कोई सिरिंज चुबोई तो कहीं इतनी ब्लीडिंग ना हो कि उस बच्चे को नुकसान हो जाए। आगे बढ़ जाते हैं। सो यहां हमने कंप्लीट किया ब्लड का कॉम्पोजिशन, लिम्फ का कॉम्पोजिशन, ब्लड ग्रुप एंड ब्लड कोएगुलेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय डियर स्टूडेंट्स टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन का मतलब है कि यहां पे बॉडी में बड़ी बड़ी गड्ढे हैं, साइनसेस हैं, स्पेसेस हैं, लैकुनाज हैं, जहां पे ब्लड पोर कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा एक स्विमिंग पूल की तरह, और वहीं पर टिश्यू के सेल्स भी हैं, यानी टिश्यू बेद नहा रहा है इन द ब्लड। ये ब्लड कलरलेस है, इसीलिए इसे हीमोलिम्फ बोलते हैं। यहां पर वेसल तो हो सकती है पर बड़ी बड़ी कैपिलरीज नहीं होती हैं, ओपन। नाउ क्लोज्ड में आर्टरी, आर्टीरियोल, कैपिलरी, वेन्यूल, वेन, एक प्रॉपर क्लोज सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स हैं। यहां पे कैपिलरी का ब्लड टिश्यू के साथ एक्सचेंज होता है, बीच में टिश्यू फ्लूइड होता है, ब्लड नेवर कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द टिश्यू। नाउ ऑब्वियसली मोर एडवांस कौन सा होगा? क्लोज्ड वाला, क्योंकि बहुत पतली पतली पाइपलाइंस हैं, प्रिसाइसली रेगुलेट कर सकते हो, मोर एडवांटेजियस होगा क्लोज्ड वाला। अब आइए देखते हैं किन में क्लोज्ड और किन में ओपन है। ऑल आर्थ्रोपोड्स एंड मोस्ट मोलस्क, इनमें मिलता है ओपन, यानी कॉकरोच में भी हो जाएगा ओपन क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है। लेकिन मैंने मोस्ट मोलस्क बोला, यानी सिफेलोपोडा क्लास जो है जिसमें ऑक्टोपस आता है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनमें हमारी तरह क्लोज्ड है। नाउ एनेलिडा अर्थवर्म में हमारी तरह क्लोज्ड है, एक्सेप्ट लीच, जॉंक, जिसमें ओपन होता है।
और कॉर्डेट्स में हम में तो होता ही क्लोज्ड है, हम तो हैं ही मोर एडवांस्ड। डन। सो दिस इज अबाउट ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आइए हम आ जाते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पर। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में स्टूडेंट्स हमें एक मस्कुलर हार्ट पढ़ना है जिसमें चेंबर्स होने वाले हैं, उसकी स्ट्रक्चर फंक्शनिंग को हम ऑफ कोर्स पढ़ेंगे। ब्लड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो फ्लूइड इसके थ्रू मूव करेगा, एंड ब्लड वेसल्स। आइए मैं पहले ब्लड वेसल्स पढ़ाती हूं। ब्लड वेसल्स में आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। कैपिलरी थिनेस्ट है, इसी के थ्रू डायरेक्ट एक्सचेंज हो रहा है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है इसमें, जिसे एंडोथीलियम कहते हैं। नाउ आर्टरी और वेन में 3 लेयर की वॉल है, ये थोड़ी मोटी होती हैं। ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका इंटरना इनकी भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है। ट्यूनिका मीडिया में हमारे कंट्रोल में नहीं है तो स्मूथ मसल्स हैं, और ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है उसमें कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन फाइबर्स, टफ कवरिंग है प्रोटेक्शन के लिए। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आर्टरी के पीछे हार्ट है, आर्टरी को दूर तक ब्लड फेंकना है, आर्टरी में ज्यादा मसल होनी चाहिए, आर्टरी की मीडिया में मोर मसल्स हैं, इट इज थिकर देन दैट इन वेन्स। नाउ आर्टरी में पीछे हार्ट है, पंपिंग ऑर्गन, इसलिए आर्टरी में ब्लड का प्रेशर भी ज्यादा होता है, जो फ्लो ऑफ द ब्लड है उसका। वेन्स में बैक फ्लो होने का चांस है क्योंकि उसके पीछे कोई पंपिंग ऑर्गन मोटर नहीं लगी हुई है और एंटी ग्रेविटी भी जा रहा है, तो वेन्स में वैल्व्स मिलते हैं जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड करवाएंगे, दे प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अच्छे से रिवाइज हो गया, सबको याद आ रहा है, मजे आ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आर्टरी और वेन को परिभाषित कैसे करते हैं। हम नॉर्मली क्या सोचते हैं कि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और वेन में डीऑक्सीजनेटेड, जो सच है, बट पल्मोनरी आर्टरी जो राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। पल्मोनरी वेन जो लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सो ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। तो हम क्या डेफिनेशन दें? डेफिनेशन ये कि जो हार्ट की तरफ लेकर आएगी टुवर्ड्स हार्ट वो वेन है, और जो अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाएगी उस ब्लड वेसल को आर्टरी कहेंगे। ये PYQ है, क्वेश्चन आया हुआ है। वी से वेन, वी से वैल्व्स, वैल्व्स मिलते हैं वेन में। अब आइए स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं हमारे हार्ट की, ह्यूमन हार्ट की। ब्लड हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, लेट्स टॉक अबाउट हार्ट नाउ। हार्ट हमारे में आप सब जानते हैं थोरैसिक कैविटी में है, नंबर 1। मीजोडर्म से डिराइव्ड होता है, मीजोडर्मल, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम मीजोडर्मल। बिटवीन 2 लंग्स है और बंद मुट्ठी, क्लेंच्ड फिस्ट के साइज के बराबर होता है। शेप ट्राइंगुलर होता है, स्लाइटली टिल्टेड टू लेफ्ट साइड। आपको पता है दिल थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है। अब हार्ट में 4 चेंबर्स हैं, 2 अपर 2 लोअर, यानी 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। नाउ एट्रिया को खून केवल वेंट्रिकल तक पहुंचाना है, पर वेंट्रिकल्स को दूर पहुंचाना है। राइट वेंट्रिकल को लंग तक, लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरी बॉडी में। सो एट्रिया स्मॉलर होंगे, लेस मस्कुलर होंगे, जबकि वेंट्रिकल्स लार्जर होंगे, थिकर होंगे, मोर मस्कुलर होंगे। नाउ पूरे हार्ट को कवर करती है पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम एंड पेराइटल पेरिकार्डियम, डबल लेयर पेरिकार्डियम। इसके बीच में पेरिकार्डियल स्पेस है जहां पे पेरिकार्डियल फ्लूइड है जो फ्रिक्शन को अवॉइड करवाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे लंग्स के अराउंड प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा थी। इतना क्लियर हो गया? अब ह्यूमन हार्ट को आगे बढ़ाने से पहले, ये तो 4 चेंबर्ड है, मैंने आपको बताया, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल। आइए हम देखते हैं कि अदर वर्टिब्रेट, मछली, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, इनमें कैसा हार्ट है। सो लेट्स टॉक अबाउट एवोल्यूशन ऑफ हार्ट। हार्ट कैसे विकसित हुआ? फिशेस में ध्यान से सुनिए, 2 मेन चेंबर है, एट्रिया और वेंट्रिकल, यानी 2 चेंबर्ड हार्ट है। एक्चुअली फिशेस का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड साइनस वीनोसस के थ्रू एट्रिया में डालते हैं, वहां से वेंट्रिकल में जाता है, और वेंट्रिकल से ट्रंकस आर्टीरियोसस के थ्रू बाहर आता है। यानी हार्ट में एंटर भी डीऑक्सीजनेटेड हो रहा है, बाहर भी डीऑक्सीजनेटेड निकल रहा है, और फिर ये गिल्स में जाता है। गिल्स में O2 CO2 एक्सचेंज होता है, यानी ब्लड ऑक्सीजनेट होता है, और फिर पूरी बॉडी को पहुंचाते हैं। इस तरह के सर्कुलेशन को सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं फिशेस में, बिकॉज हार्ट की एंट्री भी एक बार है ब्लड की हार्ट में, और एग्जिट भी एक बार है। सो सिंगल सर्कुलेशन, 2 चेंबर्ड हार्ट, 1 एट्रिया 1 वेंट्रिकल। वीनस हार्ट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही घुस रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ही निकल रहा है। ये फिशेस की कहानी है। अब एम्फीबियंस में क्या हुआ? एट्रिया में एक सेप्टा बन गया, यानी 2 एट्रिया हो गए, और वेंट्रिकल अभी भी सिंगल है, यानी 3 चेंबर्ड हार्ट। ये सभी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडीलिया वाले जो रेप्टाइल्स हैं। अब
दो एट्रिया हो गए तो एक राइट और एक लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। राइट एट्रियम में पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, पर लेफ्ट एट्रियम में गिल्स अगर टैडपोल है या एक्वाटिक है, लंग्स अगर टेरेस्ट्रियल है, और बक्कोफैरिंजियल एपिथेलियम एंड मॉइस्ट स्किन, यानी जहां से भी O2 CO2 एक्सचेंज होता है, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड, पर वेंट्रिकल तो एक ही है, यानी वेंट्रिकल में दोनों मिक्स हो गया तो बनता है मिक्स ब्लड, और ये मिक्स ब्लड पूरी बॉडी को फिर पहुंचाया जाता है। सो 3 चेम्बर्ड हार्ट इन एम्फीबियंस ऑल एंड रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। अब इसे मैं क्या कहूं, देखो हार्ट में एंट्री 2 बार हो रही है, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, पर एग्जिट एक ही बार हो रही है सिंगल वेंट्रिकल से, यानी इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स में वेंट्रिकल में भी सेप्टम बन गया, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल 4 चेम्बर्ड हार्ट हो गया। अब यहां क्या होगा, जैसे हमारे में होता है, पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आएगा, वहां से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, वहां से पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी जो इसे लंग्स पे लेके जाएगी, लंग्स में CO2 बाहर फेंक देंगे, O2 ज्वाइन हो जाएगी, अंदर आ जाएगी, डिफ्यूजन। अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा पूरी बॉडी में पहुंचाएगा, यानी राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। 2 बार ब्लड एंटर कर रहा है दोनों एट्रिया में, और 2 बार एग्जिट कर रहा है पल्मोनरी आर्टरी से और अयोटा से। दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स में। तो हमारे में होता है डबल सर्कुलेशन। अच्छे से समझ में आया? एक सर्किट बन रहा है बॉडी और हार्ट के बीच, जहां बॉडी से राइट एट्रियम में जा रहा है और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में आ रहा है, इसे बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और एक सर्किट बन रहा है हार्ट और लंग्स के बीच, जहां राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड, और लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है ऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी वेन के थ्रू, इसे पल्मोनरी सर्किट बोलते हैं। हो गया क्लियर? अच्छे से समझ आ गया? सो दिस इज हाउ 2 चेम्बर 3 चेम्बर 4 चेम्बर हार्ट की हमने बात कर ली। अब हम वापस आ जाते हैं हमारे ह्यूमन हार्ट पर। तो हमारा ह्यूमन हार्ट जो है स्टूडेंट्स, हमने इसके चेम्बर्स की बात कर ली। अब 2 एट्रिया के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम थिन है, और 2 वेंट्रिकल के बीच में थिक इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है। इवन एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में भी एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है। और क्योंकि एट्रिया से वेंट्रिकल में खून जाना है, तो वहां पे फ्लैप्स यानी वैल्व्स मिलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वैल्व है, उसमें 3 पत्तियां, 3 कस्प है, उसे ट्राइकस्पिड वैल्व कहते हैं, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व। इसी तरह लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व है बाइकस्पिड या माइट्रल वैल्व। इसी तरह राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग है, एंट्री है, स्टार्टिंग है, वहां पे अर्ध चंद्रमाकार का 3 फ्लैप्स हैं, पर आधे चंद्रमा जैसे अरेंज्ड है, सेमील्यूनर वैल्व। और ऐसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल से जो अयोटा की स्टार्टिंग है, वहां पे भी सेमील्यूनर वैल्व। मैं दोबारा रिपीट करती हूं, ट्राइकस्पिड वैल्व राइट एवी वैल्व, बाइकस्पिड या माइट्रल वैल्व लेफ्ट एवी वैल्व, 2 सेमील्यूनर वैल्व हैं पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा की स्टार्टिंग पे। हो गया डन? चलिए अब आइए हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि हार्ट की वर्किंग कैसे होगी। इस बात को समझिएगा, नॉर्मली हर ऑर्गन का कमांड ब्रेन से आता है, पर हार्ट ने कहा नहीं, मैं तो दिल हूं, मैं तो बस अपने दिल की ही सुनता हूं। तो हार्ट में स्टूडेंट्स मायोकार्डियम, जो इसकी मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स, उन्हीं के कुछ सेल्स, ध्यान दीजिए, मसल सेल्स मॉडिफाई हो गए, रूपांतरित हो गए, स्पेशलाइज हो गए, और न्यूरॉन की तरह बिहेव कर रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहे हैं। यानी हार्ट के बीटिंग के लिए जो इंपल्स है, वो हार्ट की मसल में से ही आ रही है। इसीलिए हमारे हार्ट को मायोजेनिक कहते हैं। मायो मतलब मसल ही जनरेट कर रही है एक्शन पोटेंशियल। हमारे हार्ट को ऑटो एक्साइटेबल बोलते हैं, यानी कोई बाहर से, ब्रेन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, बिना स्टिमुलस के भी हार्ट कैन बीट। तो ऑटो एक्साइटेबल एंड मायोजेनिक हार्ट होता है हमारा। आइए इसकी डिस्कस करते हैं। ये जो स्पेशलाइज्ड मसल सेल्स हैं जो इंपल्स जनरेट करेंगे, इन्हें नोडल टिश्यू कहते हैं। सबसे पहले एक ग्रुप है, ध्यान से सुनना, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे, इसे बोलते हैं एसे नोड, साइनो एट्रियल नोड। इसके बाद राइट एट्रियम में ही लेफ्ट लोअर कॉर्नर पर है एवी वैल्व, एवी नोड यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। वहां से बंडल ऑफ हिज शुरू होगा एंड वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप पे जाके
घुस के अंदर वेंट्रिकुलर सेप्टम पे 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा और फिर उन ब्रांचेस से पूरी वेंट्रिकल की वॉल को माइन्यूट फाइबर्स मिलेंगे विच आर कॉल्ड परकिंजे फाइबर्स। तो मैंने क्या कहा, एसए नोड से एवी नोड के बाद बंडल ऑफ हिज, उसकी 2 ब्रांचेस एंड फाइनली परकिंजे फाइबर्स। इसमें से एसए नोड की इंपल्स पूरे दोनों एट्रिया में जाती है, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी और परकिंजे फाइबर्स वेंट्रिकल को अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। अब ये सब इंपल्स जनरेट कर सकते हैं एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, लेकिन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ इंपल्स जनरेट करता है एस ए नोड 70-75 टाइम्स पर मिनट, और इसीलिए एस ए नोड को बोलते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट। डन हो गया, अच्छे से समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स थोड़ी सी कि ये कार्डियक साइकिल का क्या मतलब है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार है अगर हमने इसको समझ लिया और बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कार्डियक साइकिल का मतलब समझो, जब हार्ट ने एक बार बीट किया, एक बार दिल धड़का, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इसे 1 हार्ट बीट बोलते हैं। तो 1 हार्ट बीट की स्टार्टिंग से नेक्स्ट हार्ट बीट की स्टार्टिंग के बीच में जो भी घटनाएं घटेंगी दैट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। नाउ कार्डियक साइकिल में कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो सिस्टोल कहेंगे और रिलैक्सेशन को डायस्टोल कहेंगे। तो एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, हम ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे। अब मैंने आपसे बोला 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स में 72 टाइम्स, एक एवरेज लेते हैं, 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है। इसे बोलते हैं हार्ट रेट पर मिनट, हाउ मच हार्ट इज बीटिंग, हाउ मेनी टाइम्स हार्ट इज बीटिंग। तो हमारी हार्ट रेट हो गई 70-75 टाइम्स, एवरेज 72 टाइम्स पर मिनट। अब अगर 72 टाइम्स 60 सेकेंड्स में बीट कर रहा है तो एक बार कितनी देर में बीट करेगा, 60/72, ये आता है 0.8 सेकेंड। सो द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड्स। इस 0.8 सेकेंड के अंदर ध्यान से सुनिए, 0.1 सेकेंड एट्रिया सिस्टोल है, 0.3 सेकेंड्स वेंट्रिकुलर सिस्टोल है और 0.4 सेकेंड्स है जब जॉइंट यानी सारे चेंबर्स, चारों चेंबर्स रिलैक्स्ड यानी डायस्टोल है। तो 0.1 सेकेंड एट्रियल सिस्टोल, 0.3 सेकेंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड 0.4 सेकेंड जॉइंट डायस्टोल। आइए इसे समझते हैं। वैसे तो साइकिल है, आप कहानी कहीं से भी शुरू कर सकते हो, पर मैं कहानी शुरू करती हूं एट्रियल सिस्टोल से। समझो स्टूडेंट्स, एट्रियल सिस्टोल का मतलब दोनों एट्रिया में हुआ क्या होगा, एसए नोड ने फायर किया होगा, ध्यान से समझो। तो वो इंपल्स पहुंची दोनों एट्रिया पे, दोनों एट्रिया की मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा उस समय वेंट्रिकल रिलैक्स होना चाहिए ताकि वॉल्यूम ज्यादा, प्रेशर कम हो, और एवी जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व्स हैं, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, वो ओपन होने चाहिए। तो इस समय दोनों वैल्व्स, एवी वैल्व्स ओपन है, वेंट्रिकल रिलैक्स्ड है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, 30% खून इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण से वेंट्रिकल में आ जाएगा, दोनों तरफ रिस्पेक्टिवली। अब जैसे ही 0.1 सेकेंड होगा, ये वेव एसए नोड की जगह ट्रैवल करती हुई वेंट्रिकल में पहुंच गई, यानी अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एट्रिया रिलैक्स हो जाएगा। तो 0.1 सेकेंड के बाद अब एट्रिया रिलैक्स होगा, खून 30% अभी वेंट्रिकल में आ गया है। वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा, चांस है कि वॉल्यूम कम हो, प्रेशर ज्यादा हो और बैक फ्लो ऑफ द ब्लड हो जाए। हम नहीं चाहते, तो फटाफट से बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व धड़ाक करके बंद हो जाएंगे। ध्यान रखो, गेट के बंद होने पे धड़ाम आवाज आती है, यानी वाल्व के बंद होने पे साउंड आती है। ये फर्स्ट हार्ट साउंड लब एट द क्लोजर ऑफ AV valve, right and left AV valve, कब? At the beginning of ventricular contraction या systole, ताकि बैकफ्लो ना हो। अब इस समय क्या होगा स्टूडेंट, इसके ठीक पहले वेंट्रिकल रिलैक्स था, उस समय सेमिल्यूनर वाल्व बंद थे। वो इसीलिए बंद थे क्योंकि वेंट्रिकल रिलैक्स था, वॉल्यूम ज्यादा था, प्रेशर कम था, तो कहीं पल्मोनरी आर्टरी आयोटा से बैकफ्लो ना हो रहा हो, तो ये वाल्व्स बंद थे। यानी सेमिल्यूनर वाल्व ऑलरेडी बंद थे, एवी वाल्व धड़ाक करके बंद हो गए, तो एक क्लोज चेंबर बन गया। लेकिन वेंट्रिकल तो कॉन्ट्रैक्ट करे जा रहा है, तो अब प्रेशर बढ़ेगा और कोई ना कोई गेट तो खोलना पड़ेगा। पीछे वाला गेट तो खोलोगे नहीं, तो आगे वाले सेमिल्यूनर वाल्व ओपन होंगे। वाल्व के ओपनिंग पे कोई आवाज नहीं आती है और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड फ्लो कर जाएगा। ठीक है, इस पूरे समय पर एट्रिया रिलैक्स्ड है और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। अब इसके बाद फिर वेंट्रिकल भी रिलैक्स हो जाएगा क्योंकि इंपल्स पूरी तरह चली गई। एट्रिया ऑलरेडी रिलैक्स्ड है, यानी सब कुछ, ऑल 4 आर रिलैक्स, जॉइंट डायस्टोल। जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स करना शुरू कर रहा है,
उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, बैक फ्लो का चांस है, और इसीलिए इस समय सेमी ल्यूनर वाल्व्स क्लोज होंगे और धड़ाक से आवाज आएगी सेकेंड हार्ट साउंड डब एट द क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व्स एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल और रिलैक्सेशन। तो ध्यान रखो, फर्स्ट हार्ट साउंड लब, सेकेंड हार्ट साउंड डब, दोनों हार्ट साउंड क्लोजर से आएंगी। फर्स्ट हार्ट साउंड ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड के क्लोजर से और सेकेंड हार्ट साउंड सेमी ल्यूनर के क्लोजर से। दोनों हार्ट साउंड बिगिनिंग में आएंगी, दोनों हार्ट साउंड वेंट्रिकल से रिलेटेड है, पर फर्स्ट हार्ट साउंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की बिगिनिंग में सिस्टोल और सेकेंड हार्ट साउंड वेंट्रिकल डायस्टोल रिलैक्सेशन की बिगिनिंग में। इन हार्ट साउंड को स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं और हमें पता चल जाएगा कि ये सही टाइम पर आ रही है या नहीं, यानी हार्ट सही तरह से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। यानी हमने क्या कहा स्टूडेंट्स, हमने ये समझ लिया कि एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल वेंट्रिकुलर सिस्टोल और जॉइंट डायस्टोल। 0.1 सेकेंड एट्रिया सिस्टोल है, तो एट्रियल डायस्टोल कितनी देर का है स्टूडेंट्स? 0.7 सेकेंड। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तब भी एट्रिया रिलैक्स था, और जब वेंट्रिकल रिलैक्स है तब भी एट्रिया रिलैक्स है, यानी पूरा समय एट्रिया रिलैक्स है। कोई पूछे वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन कितनी देर का है? केवल 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था 0.1 तब भी वेंट्रिकल रिलैक्स था, और 0.4 जॉइंट वाले में भी रिलैक्स था। तो एट्रियल सिस्टोल 0.1, एट्रियल डायस्टोल 0.7, टोटल में से 0.1 माइनस कर दो। वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 और वेंट्रिकुलर टोटल रिलैक्सेशन इज 0.5, टोटल में से 0.3 माइनस कर दो, और 0.4 जॉइंट डायस्टोल है जिस समय दोनों रिलैक्स कर रहे थे। अब होगा क्या? जैसे ही सेमिल्यूनर वाल्व भी क्लोज हो गया, अब ध्यान से सुनना, जॉइंट डायस्टोल है, एट्रिया रिलैक्स है, पर इस दौरान एट्रिया भर भी तो रहा है, वेन से जो ब्लड आ रहा है, तो उसके कारण एट्रिया में प्रेशर क्रिएट होगा, उसके कारण एवी वाल्व अब ओपन होंगे ताकि ब्लड नीचे आए। एकदम से पहले 1/3 ब्लड आएगा और फिर ग्रेविटी के कारण और 1/3 ब्लड आएगा। अभी एट्रिया रिलैक्स्ड है, यानी 2/3 ब्लड जो वेंट्रिकल में आएगा दैट इज ड्यूरिंग एट्रियल रिलैक्सेशन। ये पैसिव फिलिंग है, कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, एटीपी नहीं यूज हो रही है, पर 1/3 30% एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के कारण आया था। सो दिस इज द एंटायर कार्डियक साइकिल। इसी कार्डियक साइकिल को ईसीजी से ग्राफिकली हम शो कर सकते हैं। ईसीजी का मतलब समझो, टिप्स पर करवाती हूं आपके। देखो स्टूडेंट्स, आप सबने मूवीज में देखा होगा, पी करके आवाज आ जाती है, फिर डॉक्टर साहब बोलते हैं कि सॉरी हम कुछ नहीं कर पाए, फिर व्हाइट चादर उड़ा देते हैं, दैट पर्सन इज डेड। ये क्या है समझो, वी आर मेजरिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ये हो रहा है यहां पे, इसमें जो ग्राफ निकलता है ना पेपर पे, उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, और जो मशीन है उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं, पता नहीं क्यों। तो मशीन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो पेपर पे ग्राफ आएगा वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये बात ध्यान रखिएगा। एक स्टैंडर्ड ईसीजी में 3 लीड्स लगाएंगे जिससे हम इन्हें चेक करेंगे। कौन सी हैं वो 3 लीड्स, कहां लगाएंगे? ऐसा इमेजिन करो किसी को अपन ने पलंग पे लिटा दिया दोनों हाथ बांध के, तो राइट रिस्ट एंड लेफ्ट रिस्ट, हाथ की दोनों कलाइयों पे एक एक लीड लगा दी। अब पैर की एड़ी में से मैं उस तरफ लगाऊंगी जिस तरफ हार्ट है, यानी लेफ्ट, तो बोथ रिस्ट एंड लेफ्ट एंकल पे 3 स्टैंडर्ड लीड्स लगती हैं। हालांकि अगर डिटेल्ड इवैल्यूएशन करना है जो हम लोग हॉस्पिटल में करते हैं तो मल्टीपल लीड्स आर कनेक्टेड। अब ग्राफ में क्या आएगा ध्यान से समझिए। सबसे पहले जब ऐसे नोड ने फायर किया, बोथ एट्रिया का डीपोलराइजेशन हुआ, बोथ एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल हुआ, छोटी सी वेव बनेगी पी वेव। नाउ QRS ये डिनोट करेगी वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल विच स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर Q वेव। नाउ जब ये सब रिलैक्स्ड होंगे तो आएगी T वेव, जॉइंट डायस्टोल, यानी रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, या ये कहो कि वेंट्रिकल जो एक्साइटेड स्टेट में था, कॉन्ट्रैक्टेड, रिटर्निंग बैक टू नॉर्मल स्टेट। मैं फिर से कहती हूं, पी वेव, बोथ एट्रियल सिस्टोल, बोथ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, बोथ एट्रियल डीपोलराइजेशन, पी वेव। QRS depolarization of both ventricles, यानी contraction of both ventricles which starts soon after, shortly after Q wave. T wave, return of excited ventricles back to the normal state, यानी ventricle का repolarization, यानी joint diastole.
एनसीईआरटी में एक लाइन लिखिए, ध्यान से सुनना, एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। ये बड़ा कंफ्यूज करता है, अरे भाई टी वेव तो डायस्टोल की बात कर रहे हैं, फिर एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल क्यों कह रहे हैं? समझो, टी वेव के पहले एक वेंट्रिकल पूरा कॉन्ट्रैक्टेड था, टी वेव शुरू हुई, वेंट्रिकल रिलैक्स होना शुरू करा, एंड तक आते थे पूरा रिलैक्स हो गया, यानी कॉन्ट्रैक्शन पूरा खत्म हो गया। सो एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। स्टूडेंट्स, ईसीजी का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, इस हार्ट साउंड्स का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, स्टेथोस्कोप से, इस मशीन से हम कार्डियक साइकिल, हार्ट की फंक्शनिंग को चेक कर रहे हैं। सो दिस इज अबाउट ईसीजी। आ रहे हैं मजे? आगे कहानी बढ़ाएं, चलिए आगे कहानी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो अब हम बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टर्मिनोलॉजी की, जिसपे क्वेश्चन भी आता है। देखिए, एक बार में हार्ट जितना ब्लड पंप करता है, द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन वन हार्ट बीट, जैसे कि क्रिकेट में एक स्ट्रोक लगाते हैं, टेनिस में एक स्ट्रोक खेलते हैं, इसे बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, इट इज 70 ml, 70 ml। और एक मिनट में हार्ट बीट कर रहा है 70 से 72 टाइम्स, यानी 1 मिनट में द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इन 1 मिनट पूछेंगे तो स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट, दैट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट, विच इज अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर या 5000 ml। नाउ आवर बॉडी हैज द केपेबिलिटी, हमारे में क्षमता है कि हम स्ट्रोक वॉल्यूम भी बदल सकते हैं, हम हार्ट रेट भी बदल सकते हैं, एंड हेंस वी कैन चेंज द कार्डियक आउटपुट। जैसे एथलीट्स का कार्डियक आउटपुट ऑब्वियसली मोर होगा देन नॉर्मल पीपल। अब आइए बात करते हैं, हमने ये तो समझ लिया कि हमारा हार्ट ऑटो एक्साइटेबल है, मायोजेनिक है, एसए नोड ही कंट्रोल करता है, इनिशिएट करता है, मेंटेन करता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द हार्ट को, पेसमेकर ऑफ द हार्ट है। बट हम हार्ट रेट को मॉडरेट कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, जो काम करेगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और इसके लिए मेड्यूला में सेंटर्स हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो इमरजेंसी में काम करता है, जब हमें सहानुभूति चाहिए, हम पिक्चर देखने गए बिना मम्मी पापा को बताए, वहां मम्मी पापा भी मिल गए, सहानुभूति चाहिए, इमरजेंसी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इस समय स्ट्रोक वॉल्यूम यानी स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कैन इंक्रीज, हार्ट रेट कैन इंक्रीज, एंड हेंस हार्ट कार्डियक आउटपुट विल इंक्रीज। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल रिलैक्स कंडीशन में दे कैन डिक्रीज। इसके अलावा एड्रीनल मेड्यूला के एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन भी इमरजेंसी हार्मोन्स हैं, दे कैन आल्सो इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट एंड हेंस कार्डियक आउटपुट। थायराइड हार्मोन्स भी इवन हार्ट रेट वगैरह बढ़ा देते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, दो स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम्स पे बात करते हैं, पाथवेज पे। डबल सर्कुलेशन तो हमने समझ ही लिया क्या होता है। स्टूडेंट्स, हार्ट को भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, हार्ट के खुद के सेल्स को, और उन्हें भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डालना है, तो वो कहां से आएगा? देखो, जब अयोटा निकलता है ना, तो अयोटा की एक ब्रांच, एक आर्टरी सप्लाई टू द हार्ट, दैट इज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी, और हार्ट की कोरोनरी वेन है जो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डालेगी। तो ये जो आर्टरी वेन फ्रॉम एंड टू मस्कुलेचर ऑफ हार्ट है, इसे बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी वेन यानी कोरोनरी सिस्टम। नाउ इंफीरियर वेने केवा पूरे बॉडी से हार्ट की तरफ लाती है डीऑक्सीजनेटेड, सुपीरियर वेने का अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से टुवर्ड्स हार्ट लेकर आती है। अब एक और स्पेशल सिस्टम है पोर्टल सिस्टम। इसका हल्का सा आइडिया मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी दिया था। समझो, इंटेस्टीन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया आर्टरी से, उससे आर्टीरियोल बने, उससे कैपिलरी बनी, कैपिलरी ने O2 न्यूट्रिएंट्स इंटेस्टीन के सेल को दिया और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी CO2 वेस्ट वगैरह उठा लिया। पर इंटेस्टीन से तो न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब हुए जो हमने अभी अभी डाइजेस्ट करे हैं, यानी इंटेस्टीन से जो वेन निकलेगी उसमें केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो है, बट साथ में एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स भी हैं। अगर मैं इसे डायरेक्ट इंफीरियर वेन केवा में डाल दूंगी तो ये हार्ट के थ्रू फाइनली अयोटा से निकल के पूरी बॉडी को दिए जाएंगे, पर मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूं कि इनमें से कुछ को मैं ऑफ लोड कर दूं लिवर में, ताकि लिवर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन बना के स्टोर हो जाए, लिवर में डीएमिनेशन हो जाए, टॉक्सिक डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस ब्लड को मैं पहले लिवर में लाऊंगी, इस वेन को, ये वेन है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विथ एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इंटेस्टीन टू लिवर, इसे बोलेंगे हिपैटिक पोर्टल वेन। हम कैसे याद करेंगे? देखो, लिवर एक पोर्ट की तरह काम कर रहा है, जैसे किसी एयरपोर्ट पे हम सामान डंप करते हैं, तो हिपैटिक पोर्टल वेन है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, टुवर्ड्स हार्ट ही जाएगा अल्टीमेटली, इसीलिए वेन भी कह रहे हैं, बट विथ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। अब आइए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पर आ जाते हैं, दैट इज डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स में पहला डिसऑर्डर है हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी।
सिंपल सी बात है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, चेंबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, प्रेशर पंपिंग से ब्लड आएगा इनटू द ब्लड वेसल्स, जिसके कारण से ब्लड वेसल की वॉल पे, आर्टरी की वॉल पे ज्यादा प्रेशर होगा। इस प्रेशर को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, विच इज 120 mmHg अप्रॉक्सिमेटली। लेकिन जब हार्ट रिलैक्स्ड है तब भी तो ब्लड फ्लो कर रहा है ब्लड वेसल में, तब भी तो वॉल पे प्रेशर कर रहा है, पर वो रिलैक्स्ड प्रेशर है। दिस इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर, मिनिमम प्रेशर 80 mmHg। सिस्टोलिक या पंपिंग प्रेशर, डायस्टोलिक या रिलैक्स प्रेशर, टोटल हो गया 120/80 mmHg। ये है हमारा ब्लड प्रेशर। लेकिन अगर बीपी मल्टीपल चेक्स करने पर भी 140/90 mmHg या उससे ज्यादा है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। ये बहुत खतरनाक है स्टूडेंट्स, ये वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, जैसे किडनी, लंग्स, ब्रेन, आंख में भी। इवन अगर सडनली हाई बीपी हो जाए, रेटिनल ब्लड वेसल फट जाए, ब्लाइंडनेस हो सकती है, एक्सेट्रा। नाउ सेकेंड डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस। स्टूडेंट याद रखो C2F2, क्या याद रखना है? C2F2, कैल्शियम, कोलेस्टेरॉल, फैट एंड फाइब्रस टिश्यू। ये अगर आर्टरी के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे, कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को सप्लाई कर रही है मान लीजिए, तो उसकी वॉल पे डिपॉजिट हो रहे हैं, तो ल्यूमन नैरो हो जाएगा, यानी ब्लड फ्लो कम हो जाएगा टू द हार्ट। दिस इज कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस और coronary artery disease, CAD. blood flow to the heart muscle is decreased. Why? ल्यूमन नैरो हो गया। क्यों? क्योंकि डिपॉजिट हो गया C2F2, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू एंड फैट। इसके कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। नाउ 4 टर्म्स हमें आने चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी भी कारण से, एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण मान लीजिए, किसी भी कारण से हार्ट की मसल्स को इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई मिलेगी, यानी हार्ट की मसल्स पे अटैक हो गया, दिस इज कॉल्ड हार्ट अटैक, उसकी मसल्स मरने लग जाएंगी, मायोकार्डियम इनफाक्शन या हार्ट अटैक, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल, हार्ट जोर से चिल्लाएगा, रोएगा, सीवियर अक्यूट चेस्ट पेन होगा, सीने में दर्द। इस लक्षण को, सिम्टम को एंजाइना कहते हैं। ऑफ कोर्स ये मिडिल एज और एल्डरली में मोर कॉमन होगा, बिकॉज एज के साथ भी आर्टरीज की इलास्टिसिटी कम होती है, ये डिपॉजिट्स बढ़ते हैं। तो एंजाइना ध्यान रखो, एंजाइना पेक्टोरिस सिम्टम है, पेन है, अक्यूट pain in the chest region because not enough oxygen blood is supplied to the heart muscle। और ये जो अटैक हुआ है इसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक कहेंगे। अब अभी भी हार्ट कोशिश करता है कि मैं सफिशिएंट ब्लड पंप कर सकूं कैसे भी करके पूरी बॉडी में, लेकिन अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया, डॉक्टर को दिखा के जो जो गड़बड़ियां हुई उसे नहीं ठीक करा, तो एक दिन हार्ट गिव अप कर देगा, बोलेगा यार आई एम नॉट एबल टू पंप सफिशिएंट ब्लड टू द बॉडी, हार्ट इज नॉट एबल टू मीट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी। तब हम कहेंगे हार्ट फेल हो गया, यानी हार्ट फेलियर। जब हार्ट फेल होगा, ब्लड आगे सफिशिएंट नहीं जा रहा तो पीछे पलटेगा, लंग्स भरती हैं, लंग कंजेशन, इसीलिए इसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं, बिकॉज कंजेशन ऑफ लंग इज द मेन सिम्टम। और यही कारण है कि हार्ट की बीमारियों में थोड़ा भी चलने पे सांस भी फूलती है। और अगर आपने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो एक दिन हार्ट, दिल धड़कना ही बंद कर देगा, इसे बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, हमारा हार्ट पिंजरे में बंद हो गया, यानी मृत्यु हो गई। So this is all about my dear students body fluids and circulation। I hope आपको मजे आए हैं। थोड़ा लंबा चैप्टर था, बट हमारी कोशिश थी, मैंने आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक वर्ड टिप्स पर करवा दिया है। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू एंड लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।